Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Luqman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Luqman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु प्रिया है और इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने भारत में 16वें स्थान को प्राप्त किया है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं और जो मेरा ऑप्शनल है वैकल्पिक विषय वो मेडिकल साइंस रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग मेडिकल साइंस को एज एन ऑप्शनल लेंगे उनके समक्ष मैं अपनी स्ट्रैटेजी को रखना चाहूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेडिकल साइंस एक वर्थ ऑप्शनल है? तो इसका जो जवाब है वो कोई एक आंसर नहीं है। मुझे लगता है कि यूपीएससी ने हम सभी लोगों को एक चॉइस दी होती है कि हम किसी भी वैकल्पिक विषय से इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो इस ऑप्शनल के कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ कॉन्स भी है। मैंने इस ऑप्शनल को इसलिए लिया था क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में इसकी अध्ययन को बहुत अच्छे से किया था। तो मेरे बेसिक कंसेप्ट ठीक थे। दैट इज़ द रीज़न वाई कि पिछले 1.5 साल से जब मैंने इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से की है तब मैंने बहुत बार इस ऑप्शनल को नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा बेस जो है वो अच्छा था। दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसके कारण मैंने इस ऑप्शनल को लिया। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक डिफ़िकल्ट ऑप्शनल है और इसमें मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स। उसके अलावा थोड़ा सा डिसकनेक्टेड ऑप्शनल है। थोड़ा सा नहीं, इफ़ आई कैन पुट इट, आई थिंक इट इज़ टोटली डिसकनेक्टेड विथ योर जीएस। आपके जनरल स्टडीज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप जितने घंटे इसको पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा मेमोरी इंटेंसिव ऑप्शनल है और बिल्कुल एक्सक्लूसिवली आपको इसी को पढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक फॉर पीपल जिन्होंने एमबीबीएस के टाइम पे अच्छे से अपने बेसिक बुक्स को पढ़ा है वो इस ऑप्शनल को ले सकते हैं। और अब तो गाइडेंस भी अवेलेबल है तो आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से एमबीबीएस में नहीं पढ़ा है मैं उन्हें बोलूँगी कि आप प्लीज़ कोई और ऑप्शनल देखें। आप एंथ्रो ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, सोशियो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शनल्स को लेके भी आपका काम चल सकता है। अब कई बार लोगों को ये लगता होगा कि हम जब इंटरव्यू में जाएंगे और हमने मेडिकल साइंस नहीं लिया है तब हम क्या जस्टिफिकेशन देंगे। सो आई बिलीव दैट सी बिफोर इंटरव्यू स्टेज मेंस का जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के स्टेज पे अगर आप अच्छा करते हैं तो इंटरव्यू में योर कॉन्फिडेंस मैटर्स। आप किस तरीके से कन्वे करते हैं अपने बात को और क्या आप बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस कर पाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपने एक आंसर प्रिपेयर करके रखा है कि मैम मेरा जो इंटरेस्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में था इसीलिए मैंने इसको लिया, मैंने मेडिकल साइंस की तो पढ़ाई अच्छे से की ही थी लेकिन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई गॉट इंटरेस्टेड इन एंथ्रो एंड देयरफॉर आई टुक इट। आई थिंक इफ यू कन्विंस देम वेल इट मे नॉट हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। उसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी आपको करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल साइंस ऑप्शनल आपको लेना चाहिए। कंसिडरिंग कि ये जो एग्ज़ाम है ये अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता होता कि रिजल्ट क्या है। तो अगर मेडिकल साइंस आपको ऑप्शनल है तो आप टच में रहते हैं अपने सब्जेक्ट के और आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करना अगर कभी चाहें 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद वो एक इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन पे मैं छोड़ूंगी। बट मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल है कि मेडिकल साइंस में मार्क्स स्कोर करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। उसके अलावा क्या डेंटिस्ट वाले, होम्योपैथी वाले इस ऑप्शनल को ले सकते हैं? सो माई बिलीव इज़ नो, आई विल नॉट सजेस्ट इट कि मेडिकल बैकग्राउंड के अलावा यानी कि एमबीबीएस बैकग्राउंड के अलावा कोई भी और इस ऑप्शनल को ले। आपको ये लग सकता है कि थोड़ा बहुत सिलेबस सेम है बट ट्रस्ट मी इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। जिसने क्लिनिकली अपने आप को एक्सपोज नहीं किया है उसके लिए पेपर 2 को टैकल करना एक चैलेंज बनेगा। तो आप कोई और ऑप्शनल लें और उससे अपना काम चलाएं। दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। अब थर्डली आई थिंक कि सोर्सेज क्या हैं। तो जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल सेम हैं जो कि हमने एमबीबीएस में पढ़ा होता है। मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, एनाटॉमी के लिए आई विल सजेस्ट कि आप जो है बीडीसी की किताब को पढ़ें।
फिजियोलॉजी के लिए मैंने गाइटन को पढ़ा था और गेनोंग्स के फ्लो चार्ट्स को एक साथ लिख लिया था। बायोकेमिस्ट्री मैंने सत्यनारायण से की थी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो मैंने जो है नोट्स से प्रिपेयर किया था। जो नोट्स होते हैं प्रेप लैडर के, उन नोट्स को मैंने पढ़ लिया था, उससे माइक्रोबायोलॉजी मेरा प्रिपेयर हो गया था। जो फॉरेंसिक मेडिसिन है उसमें के.एस. नारायण रेड्डी की जो छोटी किताब आती है, एक उनकी मोटी भी बुक है, वो नहीं पढ़नी, आप छोटी किताब को पढ़िए। या फिर अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते तो प्रेप लैडर के जो नोट्स हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में वो भी अच्छे हैं, उन्हें भी आप रेफर कर सकते हैं। पैथोलॉजी के लिए मैंने जो है रॉबिन्स से अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और पैथोलॉजी में आप जो भी चीज़ों को पढ़ें उसमें हिस्टोपैथोलॉजी का डायग्राम HNE पेंसिल से आप अपने नोट्स में बना लें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्माकोलॉजी जो है वो मैंने गोविंद राय गर्ग सर के जो नोट्स होते हैं उसको KDT के कुछ और टॉपिक्स के साथ मिक्स करके एक साथ नोट्स बना लिया था और उससे मैंने उसकी पढ़ाई की थी। ऑर्थोपेडिक्स के लिए आई थिंक जो हम लोग MBBS के लेवल पे बुक पढ़ते हैं दैट इज सफिशिएंट। उसमें 4 या 5 टॉपिक्स भी हैं तो आप उसे कहीं से भी कवर कर सकते हैं। साइकेट्री अगेन आई थिंक कि अगर आपको किसी कोचिंग का कोई मटेरियल मिलता है तो 10-15 पेज के मटेरियल से साइकेट्री को कवर करें। अब मेडिसिन की बात आती है तो मैंने क्या किया था कि मैंने मेडिसिन को हैरिसन और प्रेप लैडर पे जो दीपक मारवा सर के नोट्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके एक साथ नोट्स बना लिए थे। सर्जरी के लिए मैंने जो है प्रीतेश सिंह सर के जो प्रेप लैडर के नोट्स हैं उनको यूज़ किया था और साथ ही साथ जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा थे उसको मैंने बेली से कवर किया था। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी के लिए आई थिंक शेषाद्री जो है, लक्ष्मी शेषाद्री, बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, आप उसे डायरेक्टली किताब से पढ़ें, वो काफ़ी अच्छा है। सिमिलरली पीडियाट्रिक्स के लिए भी मैंने OP घई को डायरेक्टली रेफर किया था। सो दिस इज़ माई सोर्स। अब बात ये आती है कि क्या नोट मेकिंग मेडिकल साइंस में इम्पॉर्टेंट है? तो आई बिलीव कि नोट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वो क्यों है? क्योंकि कई बार जो आपकी तैयारी है ना वो 2-3 साल तक खिंच जाएगी। अगर आपके पास कोई 2-3 नोटबुक में नोट्स हैं एटलीस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो उसे रिवाइज करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आसान भी हो जाता है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो क्या होगा ना कि आपने इतनी बड़ी, मान लीजिए डेविडसन की बुक उठाई, उसमें से आपको 25-30 ही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। या तो आपको किताब को फाड़ना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू ब्रिंग आउट दोज चैप्टर्स, या फिर किताब के बीच में वो इतनी बल्कि बुक है 2-3 हज़ार पेज की, उसके भीतर आप नोट्स को ऐड करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि नोट्स अगर आप बना सकें तो आप बना लीजिए। नोट्स बनाना एक कम्बरसम प्रोसेस है मेडिसिन में, it takes time, but if you can make please make, if you cannot make तो अगर कोई भी कोचिंग है ऐसी जो कि आपको सिलेबस वाइज नोट्स प्रोवाइड करती है अपडेटेड, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। अब मैं GS के लिए कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी और के नोट्स लें, बट मेडिकल साइंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मेडिसिन बहुत ही स्टैटिक सा सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइपरथायरॉयडिज्म में मुझे लिखने के लिए बोला जाए कि हाउ विल आई मैनेज अ पेशेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, या फिर किसी और बच्चे को बोला जाए, तो जो आइडियल आंसर है वो दोनों का सेम रहेगा, कंटेंट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो अगर आप किसी के नोट्स को ले सकते हैं, उसमें अपना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। मैंने अपने लिए बताऊं तो खुद के ही नोट्स प्रिपेयर किए थे 2020 में। मुझे 3-4 महीने लगे थे। तो मैं क्या करती थी कि सिलेबस लेती थी। फॉर एग्जांपल कि मुझे 12 दिन मेडिसिन के नोट्स बनाने हैं, तो मैं मेडिसिन का जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है हर टॉपिक को हर दिन लूँगी और हमेशा पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मैं सेग्रीगेट कर लेती थी। अभी एक कोचिंग है मेडिकल साइंस में UPSC मेडिकोर्स, तो उन्होंने एक फोकस गाइड बनाई है। उसमें उन्होंने क्या किया है कि सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को दे हैव सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, उन्होंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखा है, तो आप उसे हमेशा अपने पास रखें। कोई भी टॉपिक पढ़ें तो ये देखिए कि उसमें से क्वेश्चन क्या आया है और हमेशा अपने नोट्स को ऐसे बनाइए कि आप एक्चुअली में आंसर कैसे लिखेंगे। अब नोट्स को कैसे बनाना है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि यूट्यूब पे आनंद शर्मा सर, आई थिंक 2 years ago सर गॉट इनटू IAS, ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम मौलाना आज़ाद। उन्होंने 2 वीडियोस बनाया हुआ है जिसमें ही हैज़ एक्सप्लेन्ड हाउ टू अप्रोच द पेपर।
कि माइक्रोबायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे कि स्पेसिमेन क्या होगा, सेकेंड आप स्टार्ट करेंगे कि सोर्स मीडिया क्या होगा, आप उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। थर्डली आप ये कहेंगे कि लैब डायग्नोसिस में कि आप कौन कौन से माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, कोई सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, कोई एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। तो देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग आंसर स्पेशली इन पेपर 2। तो एक बार आप सर के वीडियोस को देखिए और उन वीडियोस को देख के नोट्स बना लीजिए कि अगर पैथोलॉजी का कोई क्वेश्चन आता है तो हिस्टोपैथोलॉजी का डायग्राम तो बनना ही बनना है। अगर मेडिसिन में उन्होंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि इन्यूमरेट करना है तो जस्ट इन्यूमरेट, डोंट डिस्कस। बट अगर आपको उन्होंने पूछा कि डिस्कस करना है तो आप डीडीज को लिखिए और डीडीज के बारे में 1 या 2 पॉइंट डिस्कस कीजिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पूछा है तो मैनेजमेंट में आपको स्टार्ट जो है वो हिस्ट्री से करनी चाहिए। 1 या 2 लाइन की हिस्ट्री लिखें, ज़्यादा ना लिखें। आपके क्वेश्चन का आंसर का जो 95% पार्ट है दैट शुड बी मेजरली फोकस्ड ऑन कि आप इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे, लैब में क्या क्या रिपोर्ट्स को भेजेंगे, उसके अलावा आप ट्रीटमेंट क्या देंगे। ट्रीटमेंट में भी आप डिवाइड कीजिए कि आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे, आप कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलेंगे, एंड लास्ट में आप फॉलोअप के लिए क्या बोलेंगे। स्पेशली ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस में आई सपोज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप ये बताएं कि आप पेशेंट को फॉलोअप के लिए कब बुलाएंगे, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस आपको अगर देनी है तो राइट अबाउट इट। तो प्लीज वॉच दोज 2 वीडियोज, they are quite in detail and they will also help you formulate the method of writing answers। तो नोट मेकिंग के बारे में मैंने बता दिया। अब कोचिंग का क्या रोल है, तो मैंने कोई एज सच कोचिंग नहीं ली थी इसके लिए। यूपीएससी मेडिको एक प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल किया था और मैंने 6 या 7 टेस्ट जो हैं मेडिकल साइंस के लिखे थे। ये जो टेस्ट है वो मैंने 6-7 महीना पहले ही लिख के कंप्लीट कर दिया था। तो उससे जो मुझे फीडबैक मिला था वो भी मेरे लिए यूजफुल था। बट यस, लेट मी जस्ट टेल यू कि मेडिकल साइंस के लिए द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिविजन एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जितना हो सके उतना सिलेबस के टॉपिक्स को जो पास्ट ईयर्स में आए हैं उसको आप रिवाइज कीजिए और पास्ट ईयर के ही क्वेश्चन पेपर्स को आप लिखिए। मेडिकल साइंस में कई क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस जो है वो हर साल रिपीट होते हैं, तो हर दिन उसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एटलीस्ट मेक श्योर कि आपने कोई 1 या 2 मेडिकल साइंस के टेस्ट को 3 घंटे में दे रखा है। अगर आप 3 घंटे में टेस्ट को देंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ऑप्शनल में यू मस्ट बी नोइंग दैट नॉट ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। तो आप चूज कैसे करते हैं कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है। पेपर लेंदी होता है तो 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट आपको ये भी पता है कि क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। वो तभी पॉसिबल है जब आपने एटलीस्ट 1 या 2 फुल पेपर अपने मेंस के पहले लिखा हो। जितना ज़्यादा हो सके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2 दिन 2 बार एटलीस्ट अपने मेडिकल साइंस ऑप्शनल को आप रिवाइज करें। जीएस और ऑप्शनल के बीच का जो समय है, 5 दिन का जो टाइम मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ऑप्शनल्स के लिए। इस बार चूंकि कोविड के 3rd वेव के दौरान मेरा एग्जाम हुआ था, तो आई वॉज रनिंग 101 डिग्री बुखार था मुझे उन 4-5 दिन में। जिस दिन मैं एग्जाम देने गई थी अपने ऑप्शनल का, उस दिन भी आई वॉज रनिंग 101 डिग्री का बुखार था। तो मेरे साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया था, बिकॉज मुझे काफ़ी वीकनेस होती है। अगर किसी को कोविड हुआ हो तो दे कैन एब्सोल्युटली रिलेट, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि उसके बाद भी मेरे 256 नंबर हैं, जो कि ठीक ठाक मार्क्स हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रिवाइज करके पेपर को कंप्लीट करेंगे ना तो आपको 270 से 75 नंबर तो मिल सकते हैं। मेरा भी आई थिंक बहुत आराम से उतना आ जाता, बट ऑफ कोर्स आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर एंड आई एम श्योर दैट अभी जो है वो कोविड का कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके नींद लेके जाएंगे तो पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं। So I think प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। It is good optional for people who have read medical science well or for people who want to prepare for post graduation later on. But yes, being a doctor, मैं 2-3 चीज़ें I would also like to share, especially because I know that this video will be watched by doctors only. तो देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ये लगता है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो ऑलरेडी इतना अच्छा है कि इसके लिए
आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे कई डॉक्टर्स को जानती हूँ जो कि पिछले 10 साल से 9 साल से इस एग्ज़ाम को ही दे रहे हैं और अपने फील्ड में कुछ प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्लीज़ अपने फील्ड के डिग्निटी को समझें। मुझे पता है कि मेरे लिए यह कहना आसान है क्योंकि मैं पायदान के इस साइड पे हूँ, जब मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, बट जो मेडिकल का प्रोफेशन है उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। कोई ट्रेड ऑफ नहीं है यूपीएससी और मेडिसिन में। हालांकि ऑफ कोर्स यूपीएससी जो है एक प्रेस्टिजियस जॉब है, इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलता है, बट स्टार्टिंग के अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं अच्छे से, फिर भी अगर आपका नहीं होता तो प्लीज़ अपना जो आपकी मेडिसिन है, जो प्रैक्टिस है, उसको आप जारी रखें। या तो आप कहीं पे जूनियर रेसिडेंसी को ज्वाइन करें, आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप करें, काम करें, उससे आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी, आप टच में रहेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के, एंड इंटरव्यू में भी वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है कि आपने काम किया है। मेरे इंटरव्यू में जो इस बार 204 नंबर हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान ये भी था कि मैंने काफ़ी समय तक काम किया था। तो I will suggest, please don't waste a lot of years of your life just for this exam. This is especially for doctors and from people from my fraternity. Secondly, I am sure that आप सभी लोग mental और physical health का importance समझते हैं। तो exercise कीजिए, अपने mental health का ध्यान रखिए, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर मेडिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ऑप्शनल के रूप में आप उसे भी लेके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट अगर आप उसको अच्छे से लिखेंगे तो यू कैन डू वंडर्स इन मेंस एंड इंटरव्यू में भी यू विल बी एबल टू कन्विंस द बोर्ड। So I would like to end this video with this, and I wish that all of you come out with flying colors, and thank you so much.